वागर्थायुसंवृद्धौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वंदे गुरु परंपरा। जब मैं बीए में पढ़ता था तो मेरे गुरु थे प्रोफेसर भगवती प्रसाद सिंह, वो कहते थे मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विद्यार्थी। हम लोग कहते थे गुरु जी आपने उनका चरण स्पर्श किया है, हम लोग आपका चरण स्पर्श कर रहे हैं। वह परंपरा आगे बढ़ी। प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे आए, दो विश्वविद्यालयों के कुलपति हुए, केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष हैं और हिंदी साहित्य के अमूल्य हैं। वह मेरी गुरु परंपरा थोड़े और आगे बढ़ी। प्रोफेसर प्रत्युष उपाध्याय प्रत्युष दुबे जी उस स्थान को उन्होंने विराजित किया, सम्मानित किया। मैं उस वंदे गुरु परंपरा का सादर 1965 में मैंने मंत्र दिग्विजय नाथ महाराज जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, मेरे पिताजी पुलिस में थे, मैं 12-13 साल का था। मेरे पिताजी हाथ पकड़ करके मुझे ले आए और मैंने एक साथ बात करते हुए पूज्य दिग्विजय नाथ जी को और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देखा। थोड़ा और आगे बढ़ा, राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज का भी आशीर्वाद को मिला। थोड़ा और आगे बढ़ा तो पूज्य योगी महाराज जी ने मेरी पुस्तक मनुष्यों की दृष्टि संस्कृत पर विस्तार से टिप्पणी लिखी और 5 बार उन्होंने सम्मानित किया। उसी गुरु परंपरा में, उसी विद्वत परंपरा में श्री डॉक्टर प्रदीप कुमार राव को भी मैंने देखा, जिन्होंने आबाद भारत को, पूरे भारत के विद्वानों को एक सांस्कृतिक रूप में बांध रखा। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, अब मैं आता हूँ आपकी राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है इस पर। प्राचार्य कक्ष के ऊपर थोड़ा और आगे आप पढ़ेंगे, विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप पढ़िएगा। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लिखी हुई है, 1933 के आसपास आई। फिर कोठारी शिक्षा, फिर उसके बाद इनकी क्या कहते हैं राजीव गांधी की नई शिक्षा नीति आई और उसके पश्चात 2020 की शिक्षा नीति आई। मैं अपनी बात शुरू करने के पूर्व 3 विद्वानों का नाम और लेकर के अपनी बात में करूँगा, यथा समय समाप्त करूँगा। मंच पर विराजमान डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी उपाध्याय, जो न जाने कितनी बोल करके सजग करते रहे, यथा समय आना है। और प्रोफेसर प्रत्युष दुबे जी को मैं क्या कह सकता हूँ, जिनकी मातृभाषा ही साहित्य है, जिनका मातृभाषा ही दर्शन है, जिन्होंने जब यहाँ किया होगा तो उस समय कभी कबीर की वाणी सुनी होगी और कभी उन्होंने जायसी की वाणी सुनी होगी या विद्यापति की वाणी सुनी हो। उसके बगल में बैठी हुई हमारी पुत्री कल्पना में ये कहता हूँ डॉक्टर अर्चना जी गुप्ता, जिनका संचालन आप लोग देख ही रहे हैं। डॉक्टर मदन कुमार जी त्रिपाठी, अभिषेक जी बड़ा अच्छा बोल करके गए। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं भी अपनी बात को सूत्र वाक्य में करूँगा। मातृभाषा क्या होती है, शिक्षा नीति कैसे होनी चाहिए। 5 सितंबर 1912 को महात्मा गांधी के बेटे हरिलाल ने लिखा, पिताजी एक पोस्टकार्ड लिखा, पिताजी मुझको 5 रुपया दीजिए, मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने अपने बेटे हरिलाल को पत्र का उत्तर दिया, बेटा तुम संस्कृत सीखो, मैं तुम्हें 7 रुपया दूंगा। अब 1912 का 5 रुपया 7 रुपया वाले सोच लीजिए क्या होता रहा होगा। मैं तुम्हें 7 रुपया दूंगा और उसके साथ उन्होंने 3 वाक्य लिखे। मेरी पुस्तक में सब उद्धृत है, मनुष्यों के दृष्टि संस्कृत। संस्कृत पढ़ने से सारी भाषाओं के द्वार खुल जाते हैं। ये प्रोफेसर प्रत्युष दुबे जी गिना रहे थे तमिल के, तेलुगु के, कन्नड़ के, मलयालम के शब्दों को और संस्कृत के शब्दों से उन्हें लिंक कर रहे थे। महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ें, उन्होंने लिखा है, मुझे अधिक तकलीफ है कि मैं संस्कृत आगे क्यों नहीं पढ़ सका, अगर पढ़ा होता तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ सकते। थोड़ा और मैं कहना चाहता हूँ, अभी अभिषेक जी ने एक बात कही, एक विद्वान ने कहा क्यों नहीं अंग्रेजी को भी आप प्रमुखता दे देते हैं। 10 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के समक्ष मैंने उसका चित्र प्रोफेसर अरिमर्दन कुमार त्रिपाठी जी को दिया है, जिसमें करीब 300 लोगों का चित्र है। उन्होंने अपने पेन से हस्ताक्षर किए थे भारतीय संविधान पर। प्रश्न उठा भारत की राजभाषा क्या हो, यही समस्या थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हिंदी भाषा भाषी वालों ने कहा हिंदी होनी चाहिए, दक्षिण वालों ने कहा कुछ और होना चाहिए, और
यही तो बातें हुई थी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खड़े हुए, उन्होंने कहा अगर आप लोग हिंदी को राजभाषा बनाएंगे तो हिंदी पर अंग्रेजी सदैव लगी रहेगी, लिहाजा आप संस्कृत को राजभाषा बनाएंगे। लेकिन हमारे हिंदी भाषा भाषी विद्वानों ने कहना शुरू किया, हिंदी ने आपका बड़ा अपमान किया है, शुरू किया इतिहास वृत्तांत इतिहास का। उन्होंने कहा अगर आप इस पर नहीं संस्कृत को बनाएंगे तो भारत गूंगा हो जाएगा। क्या आपके साथ और भी कोई है? प्रोफेसर नाजिरुद्दीन अहमद ये पश्चिम बंगाल से केंद्रीय विधायक थे, वो खड़े हुए कहेंगे हाँ संस्कृत को राजभाषा होनी चाहिए। प्रोफेसर शाहिदुल्लाह खड़े हुए जो असम से थे, लेकिन वोट होता है, बहुमत होता है, अंत में तय हुआ हिंदी ही राजभाषा होगी। लेकिन 10 साल तक अंग्रेजी उसके साथ चलती रहेगी और 10 साल के बाद विधान परिषद विधानसभाएं और क्या क्या हटावें। मुझे स्मरण है 1967 में मैं 11 में पढ़ रहा था। 10 साल का समय था, 50 से 60 भी था, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। जब 62 में नेहरू जी ने, अरे उनका तो निधन ही 64 में हो गया, 27 मई 1964 को। उसके बाद शास्त्री जी आए तो उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा दक्षिण भारत में, क्या हिंदी पूर्ण रूप में राजभाषा रहेगी, अंग्रेजी हटाई जाएगी। तुरंत बैंकों में जहाँ जहाँ हिंदी लिखा था सब मिटाया जाने लगा। वो मौत हो गई। इंदिरा जी क्या कहते आइडल लेडी मानी जाती थी, उन्होंने भी भेजा अपना डेलीगेशन। लेकिन फिर वही खाते के बाद अंत में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद में एक प्रस्ताव पेश किया, अब जब तक कोई विधानसभा संसद इत्यादि पुनः हिंदी को राजभाषा के लिए ना कहे तब तक अंग्रेजी यथावत ही चलती रहेगी। और आज हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है, हाई कोर्ट की भाषा क्या है, आप जानिए। संविधान हमारा कहता है कि हम अपनी भाषा में न्याय पा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के कितने फैसले हिंदी में होते हैं हमसे आप जानेंगे, हाई कोर्ट के फैसले कितने होते हैं आप जानिए। एक और मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा, अनुच्छेद 351। मैं जब तक पढ़ाता रहा 42 साल तो मेरा अध्यापन ही रहा, उसके बाद 10 साल का रिटायरमेंट हो गया। भारतीय संविधान की प्रति मैं संस्कृत पढ़ाता था, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी से कहता था कि भारतीय संविधान की एक जरूर रखिए, तभी आप शिक्षा को समझ पाइएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जब मेरी बात मानी ही नहीं गई तो मुझे इसमें रहने की जरूरत नहीं। क्या अंत में लोगों ने तय किया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी भारत की समरसता का आधार बनेगी। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहेंगे। एक वाक्य और जुड़ा, हिंदी की शब्द संपदा को समृद्ध करने के लिए प्रमुख रूप से संस्कृत गौण रूप से 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषाओं से सतत किए जाएंगे। लेकिन कितने लोग संस्कृत से हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं। प्रोफेसर प्रत्युष दुबे ने कपाणी का नाम लिया, वरुण का नाम लिया, काव्यायन का नाम लिया, जाने कितने संस्कृत के भाषा शास्त्रियों का नाम लिया। क्या उन्हें अब हम अनुच्छेद 351 के अंदर याद करते हैं? 8वीं हमारे मैडम अर्चना गुप्ता जी आपकी जो सूची जारी हुई है उसमें 8वीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं के बारे में भी कुछ कहा गया है। तमिल वालों ने तमिल करा लिया, सबने अपनी अपनी भाषा करा ली, लेकिन अंग्रेज ने संस्कृत को 8वीं अनुसूची में लाने के लिए किसी का प्रस्ताव आया। जबकि अनुच्छेद 351 कह रहा है कि हिंदी की शब्द संपदा को समृद्ध करने के लिए प्रमुख रूप से संस्कृत गौण रूप से 8वीं अनुसूची में, तो प्रश्न था 8वीं अनुसूची में संस्कृत आए तो कौन ले आए? एक बात जानिए, संस्कृत के हितैषी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के कम है, बाहर के लोग जाते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के जन्मनामा में नहीं, प्रोफेसर साहिबुल्लाह, प्रोफेसर नाजिरुद्दीन अहमद, श्रीमती जी दुर्गाबाई, ये सब कोई क्या असम का है तो कोई तमिलनाडु का है तो कोई कहीं का है। एक नाम और मैं लेना चाहूँगा क्योंकि विद्वानों की सभा है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, उनके उपन्यासों को जरूर पढ़िए। मैं विद्यार्थियों से निवेदन करूँगा कि आप वह रक्षामा को भी एक बार पढ़िए और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के उपन्यासों को पढ़िए। अगर हिंदी को समृद्ध करना है तो वो पढ़िए। और उन्होंने कहा
कि 8वीं अनुसूची में संस्कृत को आना चाहिए। फिर पंडितों ने अब क्या हुआ आगे, इन लोगों ने शुरू किया था कि किस गांव की भाषा है, किस प्रांत की भाषा है, किस जिले की भाषा है, संस्कृत क्यों 8वीं अनुसूची में आए। तो खड़े हुए और जोर देकर के उन्होंने कहा कि संस्कृत किसी गांव की भाषा नहीं, किसी व्यक्ति की भाषा नहीं, ये हमारे संस्कार की भाषा है, रक्त की भाषा है। यही पूज्य महाराज आदित्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहते हैं कि संस्कृत हमारी संस्कार की भाषा है, हमारे रक्त की भाषा है, हमारे भावों की भाषा है। क्योंकि मेरा समय शायद पूरा हो रहा होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा को भी बड़ा महत्व दिया गया है। मैं 21 साल तक आपके यहीं का पढ़ा लिखा हूँ, यहीं का जन्म स्थान भी 900 के बगल में पड़ता है। लेकिन 21 साल के बाद 52 साल मैं अवध क्षेत्र में रहा हूँ, सुल्तानपुर जनपद। एक बार अवधि के कुछ लोगों का सम्मेलन हुआ, मुझे भी बुलाया और कहा गया कि सब लोग अपने अवधि में बोलेंगे। तो मैंने कहा कि देखिए, भले मैं आपके क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मेरा जितना अधिकार या कार्य प्रवाह के साथ मैं अपनी मातृभाषा को बोल सकता हूँ, भोजपुरी बोल सकता हूँ, तो मैंने भोजपुरी में बोलना शुरू किया। आज भी मैं तक 52 साल से मैं अवध के क्षेत्र में हूँ, 21 साल तक मैं यहाँ था, लेकिन आज भी मैं भोजपुरी ही प्रवाह के साथ बोल सकता हूँ और भी उतने प्रवाह के साथ नहीं बोल सकता। कारण कि मेरी माँ ने जब पहली बार मुझे सुनाया, या जिस बच्चे ने जिस भाषा का शब्द सुना, वही उसके लिए अमृत वाक्य हुआ, वही उसके लिए वेद वाक्य हुआ। और महात्मा गांधी या सारे विद्वान या जो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, तो मातृभाषा तो हुआ क्या, एक सज्जन खड़े थे, मैंने ऐसा अवधि के विद्वानों में भोजपुरी वाले की क्या आवश्यकता है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिन्होंने मुझे बुलाया था उनका नाम था डॉक्टर महेश प्रताप नारायण अवस्थी। ये लोग भूषण थे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के, और क्या कहते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी भी थे। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा पांडे जी को मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे वह सम्मान दिया जो अधिराज राजेंद्र मिश्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पद्मश्री संस्कृत महापुरुष। कहने का तात्पर्य है कि मातृभाषा को इसलिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि वह लड़का उसमें प्रोफेसर प्रत्युष दुबे ने जैसा कहा कि जिस ढंग का चिंतन, मनन, लेखन, विधिध्यासन आप अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं, उस प्रकार का लेखन, विधिध्यासन, मनन और चिंतन जो कर सकते हैं वह किसी अन्य भाषा में संभव है ही नहीं। आप सीखिए मातृभाषा के साथ भाषा और सीखिए। अब उसके बाद जो प्रोफेसर प्रत्युष दुबे ने कही, हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने तो ये सारी बातें बताई, समझी नहीं है, तो भी चर्चा करना चाहूँगा। चरित्र निर्माण और अपने परंपरागत हमारी जो उपलब्धियाँ हैं उन पर कार्य करना। अयन निज परो, कभी आप भारतीय पुराने भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष को देखें, ऊपर लिखा हुआ है श्लोक, ये अयन निज परोगेति प्रणनादुचेतसाम उदार चेतनाम वसुधैव कुटुम्बकम। यह पंचतंत्र का श्लोक है, जहाँ विष्णु शर्मा ने लिखा है। तो हमारा भारत जो है उदार चेतनाम वसुधैव कुटुम्बकम हमेशा कहता रहा है। पूरा विश्व जो है कि अगर आपको वास्तव में आज विश्व बंधुत्व की भावना जाननी है, अगर इजराइल में और क्या कहते हैं फिलिस्तीन में वास्तव में युद्ध बंद होना चाहिए, यूक्रेन में और रूस में वास्तव में युद्ध बंद होना चाहिए, अगर भारत और पाकिस्तान में वास्तव में क्या कहते हैं भावनात्मक एकता होनी चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर विश्वसनीयता, पारदर्शिता और पवित्रता कायम रखनी है तो हमें विश्व बंधुत्व की भावना को करना ही होगा। और इसका पहला उद्घोष किसने दिया था? भारत ने दिया था। विश्व के किसी भी साहित्य को आप पढ़ जाइए, ऐसा वाक्य शायद आपको न मिले। वहाँ तो यही कहा गया है, वो प्रार्थना परमात्मा से, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, ये परमात्मा की रोज की रोटी हो। लेकिन हम लोगों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। इसमें कौन सी जाति है, इसमें कौन सा धर्म है,
इसमें कौन सा संप्रदाय है, इसमें कौन सा मत है। कहने का तात्पर्य है कि हमारी नई शिक्षा नीति में जो चरित्र की बात कही गई है, परंपरागत भावों की बात कही गई है, वो ऐसे ही है। आप कहीं के भी छात्र हों, जैसा प्रोफेसर दुबे जी ने बड़े जोरदार ढंग से इस बात को कही कि संस्कृत और महात्मा गांधी ने, मैं कहूँगा जो महात्मा गांधी का चिंतन था वही प्रोफेसर दुबे का चिंतन है कि संस्कृत पढ़ने से अन्य भाषाओं के द्वार खुल जाते हैं। कभी मैक्स मुलर को पढ़िए, आपने मैकाले को जरूर पढ़ा देखा, लेकिन मैक्स मुलर ने क्या लिखा उसको भी वाक्य में पढ़ा होगा। बस दो वाक्य का करके बात समाप्त करूंगा। प्रोफेसर मैक्स मुलर कभी नहीं आए भारत में, जर्मनी के महाविद्वान थे। उसने कहा था, कहानी जरूर पढ़िएगा, उसमें संस्कृत की बात आती है। वो कहता है एक बात कि अगर भारत में जर्मनी वालों का राज्य हो गया तो वीरों का साम्राज्य पुनः लौट आएगा। वेदों से जर्मनी से क्या संबंध हो सकता है, उसने कहा था, कहानी में देख लीजिएगा। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इंडिया व्हाट कैन टीच अस में अपना जो प्रियम्बल लिखा वो यही लिखा, इफ वी विश टू लर्न our oldest Indo-European literature, we must go to India, where our oldest Indo-European literature is. जब हमें भारत की ओर देखना पड़ेगा, जहाँ प्राचीन भारतीय भाषाओं का इतिहास है। मैं हृदय से उस गुरु परंपरा का भी अभिवादन करता हूँ और उस संत परंपरा का महंत दिग्विजय नाथ जी का, महंत पूज्य महंत राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज का और पूज्य महाराजा योगीराज आदित्यनाथ जी महाराज का, जो आगे मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है, और उनकी शिक्षा नीति, उनकी क्या कहते हैं दर्शन नीति, अर्थात जो भारत की कुछ परंपरा है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को समय देने के लिए